हेलो माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि हमारा सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री ऑनर्स का मोस्ट MBBI टॉपिक, ठीक है, जिसका क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आने का 90% चांस है। उसी से हम संबंधित जितने भी टॉपिक हिस्ट्री ऑनर्स से, ठीक है, समझी जितने भी टॉपिक मिलेंगे MBBI को हम कवर करवा रहे हैं। जैसा कि हमारा आज का क्या टॉपिक है, गुप्त काल का इकोनॉमी। ठीक है, गुप्त काल का इकोनॉमी में हम स्पेशल कृषि और वाणिज्य व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहला तो हम कृषि में बात करेंगे, ठीक है, और दूसरा हम किस पे बात करेंगे, व्यापार पे बात करेंगे। ठीक है, पहला टाइटल क्या है मेरा, कृषि, और दूसरा टाइटल मेरा क्या है, व्यापार। ठीक है, कृषि और व्यापार। तो चलिए हम इसे डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, जैसा कि मेरा सबसे पहला टाइटल क्या है, कृषि। कृषि से संबंधित जितने भी पॉइंट मिलेंगे हम इस पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या है इसमें, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। अब क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, गुप्त काल का आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो कृषि था। क्या था, कृषि था। भूमि पर मुख्यतः राजा का अधिकार होता था। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, अब यूपीएससी में भी इसे देखेंगे और एसएससी में भी देखेंगे। ठीक है, जितने भी कंपटीशन लेवल में है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। ऐसे मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, गुप्त काल में मतलब कि भूमि पर किसका अधिकार होता था, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, सामंत का, राजा का, ठीक है, बड़े अधिकारी का, तो किसका, तो राजा का अधिकार होता था। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, ब्रिटिश संहिता के अनुसार 3 फसलों की जानकारी होती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 फसलों की जानकारी गुप्त काल में किसके द्वारा होती थी, तो इसके द्वारा, ब्रिटिश संहिता। ठीक है, देखिए कृषि अधिकांश वर्षा पर ही निर्भर था। जैसा कि वर्तमान में भी कृषि किस पर निर्भर है, तो कहीं न कहीं वर्षा पर ही निर्भर है। ठीक है, भारत की वर्षा कैसी है, तो मानसूनी वर्षा है। तो चलिए मेरा तीसरा देखिए टाइटल्स क्या है, अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, गुप्त काल का हम चर्चा कर रहे हैं, तो किसमें भूमि का 12 भूमि का उल्लेख किया गया है, तो अमरकोश में। ठीक है, निवर्तन, कुलियावाप, ठीक है, द्रोणवाप, औरवाप, ठीक है, ये क्या हुआ, भूमि हुआ, भूमि का उल्लेख किया, 12 प्रकार का भूमि का उल्लेख हुआ है, जिसमें हम निवर्तन, कुलियावाप, द्रोणवाप, ठीक है, औरवाप, भूमि का माप का पैमाना था। ठीक है, अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से गुप्त काल का भूमि का माप क्या है, मतलब कौन सी है, तो आपका ऑप्शन दे सकता है, द्रोणवाप, ठीक है, निवर्तनवाप, कुलियावाप, ठीक है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। आगे देखिए भूमि का प्रकार। ठीक है, इसी में कृषि में बता रहे, मेरा पहला टाइटल क्या है, कृषि है। कृषि का मुख्य आधार क्या था, ठीक है, कृषि का मुख्य आधार क्या था। ठीक है, तो जैसे कि हम भूमि का प्रकार का बता रहे हैं, किसमें, गुप्त काल में। ठीक है, कृषि का, कृषि हो गया, भूमि का प्रकार बता रहे हैं हम। क्षेत्रीय, खेती के लिए उपयुक्त भूमि था, क्षेत्र। ठीक है, वास्तु किसे कहा जाता था, वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। खील, जो भूमि का जोती नहीं जाती थी। ठीक है, जो उपजाऊ नहीं था, मतलब कि कहने का अर्थ कि जो भूमि जोती नहीं जाती थी। ठीक है, पराय मतलब कि ऐसे पड़ती छोड़ दी जाती थी, उसे क्या कहा जाता था, खील। बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहा जाता, अपरहत। पशुओं के चारा योग्य भूमि को क्या कहा जाता था, गोचर। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता कि गुप्त काल में खील किसे कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था, जो भूमि में जोती नहीं जाती थी। ठीक है, ऐसा भूमि जो भूमि जोती नहीं जाती थी। अब क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि पशुओं के चारा योग्य भूमि निम्नलिखित में से कौन सी कहलाती थी गुप्त काल में, तो गोचर। ठीक है, गोचर। अब वास्तु, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास करने योग्य भूमि को गुप्त काल में वास करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था, तो वास्तु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वास्तु। ठीक है, ये सब पॉइंट अब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सिंचाई का प्रबंधन राज्य करता था। ठीक है, सिंचाई का प्रबंधन राज्य करता था। ठीक है, सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुप्त काल में सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण
किस अभिलेख में, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो किस अभिलेख में मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकता है कि गुप्त काल में सिंचाई का प्रबंधन कौन करता था? ठीक है, राजा करता था, राज्य करता था, प्रांत करता था, या फिर ग्रामीण करता था? तो राज्य करता था। ठीक है, जैसा कि हमारा पहला टॉपिक टाइटल खत्म हुआ। टाइटल मेरा पहला क्या था? मेरा पहला टाइटल था कृषि। ठीक है, अब हमारा दूसरा टाइटल निकल रहा है क्या? वाणिज्य और व्यापार। क्या निकल रहा है? वाणिज्य और व्यापार। जैसा कि देखिए, वस्त्र उद्योग इस काल का सर्वप्रमुख उद्योग था। देखिए, आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि, अब क्वेश्चन पूछ देगा डायरेक्ट कि गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में सर्वप्रमुख उद्योग क्या था? तो वस्त्र उद्योग था। कौन सा उद्योग? वस्त्र उद्योग। अमरकोश में कटाई, बुनाई, हथकरघा, ठीक है, धागे इत्यादि का संदर्भ आया, मतलब कि आया, मतलब मिला है अमरकोश में। ठीक है, ठीक है, हथकरघा, बुनाई, कताई, इसमें किसमें किसमें वो लोग मिला है? अमरकोश में। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, इस काल में मिट्टी के बर्तन, किसके बर्तन? मिट्टी के बर्तन, मृण मूर्तियां बनाने तथा पत्थर एवं धातु के सामान तैयार करने उद्योग भी विकसित हुआ था। देख लीजिए, पत्थर धातु के सामान तैयार करने वाले उद्योग, मिट्टी के बर्तन, मृण मूर्तियां, ठीक है, विकसित हो चुका था। देख लीजिए गुप्त काल में। महरौली का लोह स्तंभ गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मतलब कि इनमें से कौन सा गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? अब मेहरौली का लोह स्तंभ, ठीक है, मेहरौली का लोह, ठीक है, लोह स्तंभ गुप्तकालीन निर्माण कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। आगे देखिए क्या है, ठीक है, शिल्पियों एवं व्यावसायियों के निगम, ठीक है, व्यावसायियों के निगम, श्रेणी तथा संघ होते थे। जो शिल्पिया जो वहाँ गुप्त काल में जो शिल्पिया होते थे, जो व्यवसाय करते थे, ठीक है, व्यवसायी के जो निगम थे, ठीक है, श्रेणी तथा संघ होते थे, उसके अपना श्रेणी होते थे, ठीक है, उच्च श्रेणी, निम्न श्रेणी, ठीक है, और संघ होते थे, अपना एक संगठन होते थे। ठीक है, उसका इस काल में नालंदा, देखिए इस काल में, देखिए इस काल में नालंदा, वैशाली आदि स्थानों से श्रेणियों, सातवाहों, प्रथम कुलिकों आदि का मोहरे शिल्पियों की संगठनात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती है। देखिए यहाँ की जो शिल्पी की जो श्रेणी होती थी, जो संघ बना कर रखे थे ये लोग, शिल्पियाँ लोग, व्यवसाय लोग, जो व्यवसाय जो अपने अपने जो व्यवसाय करते थे, ठीक है, उनके उनके मोहरे शिल्पियों की मिले हैं, समझे? उनके मोहरे शिल्पियों की संगठनात्मक गतिविधियों का प्रदर्शित करती है कि उनके कितने प्रभाव थे समाज में। आगे देखिए, मंदसौर अभिलेख में पटवाय श्रेणी तथा इंदौर लेख में तेलिक श्रेणी का उल्लेख आया है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि, ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटवाय श्रेणी मतलब कि निम्नलिखित में से पटवाय श्रेणी किस में आता है, मतलब किस अभिलेख में उसका मतलब कि उल्लेख मिला है? तो मंदसौर अभिलेख में। अब इंदौर लेख में किस श्रेणी का मिला है? तो तेलिक श्रेणी का। इसे देखिए, ये सब आपको याद नहीं होगा, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं ये सब आपको लिखना है कि श्रेणी होता था, संगठन होता था, अपना अपना फलना अभिलेख में फलना श्रेणी का उल्लेख मिला है, आपको याद रखने का ये चीज़ें, ठीक है। मंदसौर अभिलेख, देखिए बार बार मंदसौर अभिलेख आ रहा है, मंदसौर अभिलेख आ रहा है, अब रट लीजिए मंदसौर अभिलेख को, ठीक है। अब कोई भी मतलब कि गुप्त काल में कोई भी कहीं भी कुछ भी चर्चा करना है तो हाँ फलना, ये मंदसौर अभिलेख से हमको फलना चीज़ मिला, फलना चीज़ मिला, मतलब कुछ को पॉइंट, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं नंबर दे सकता है। मंदसौर अभिलेख से ये पता चलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखिए, रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं श्रेणी, ये श्रेणी 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 हर जगह श्रेणी आ रहा, मतलब कि जैसे कि कौन लोग? बुनकर लोग अपना श्रेणी है, ठीक है, फलना मतलब कि फलना व्यवसाय करने वाला का अपना संगठन है, श्रेणी है, फलना संगठन का अपना एक श्रेणी है। तो कहीं ना कहीं श्रेणी होता था, अपना मंदिर बनाता था, अपना काम काज करता था, कहीं ना कहीं श्रेणी में कंपटीशन होता था वहाँ कहीं ना कहीं। आगे देखिए, वाणिज्यिक निकायों का उनके वास्तविक कार्य तथा स्वरूप के आधार पर विभाजन, ठीक है,
किसके किसके वास्तविक कार्य और स्वरूप के आधार पर विभाजन। देखिए श्रेष्ठी कुलिक निगम, ठीक है, श्रेष्ठियों शिल्पियों श्रेणियों का केंद्र निगम या संघ था। ठीक है, पूग विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह था, जैसे कि हमने पहले बताया, अभी हम जस्ट बताएं कि सबका श्रेणी होता था। पूग किसका, तो विभिन्न जातियों व्यापारियों का समूह। श्रेष्ठी कुलिक निगम श्रेष्ठियों शिल्पियों का होता था। श्रेणी, तीसरा नाम देखिए श्रेणी, श्रेणी एक ही जाति के व्यापारियों का समूह। देखिए एक ही जाति के व्यापारी का समूह क्या कहलाता था, श्रेणी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है गुप्त काल से कि गुप्त काल में एक ही जाति के व्यापारियों का समूह को क्या कहा जाता था, श्रेणी। अब डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है विभिन्न जातियों के व्यापारियों को समूह गुप्त काल में क्या कहलाता था, तो पुग। आगे देखिए निगम, व्यापारियों की समिति को निगम कहा जाता था। जितने भी व्यापारी हो, व्यापारी की जो श्रेणी होता था उसे क्या कहा जाता था, तो निगम कहा जाता था। इसका प्रधान श्रेष्ठी होता था, जैसे कि मैंने पहले बताया। अमर कोश, देखिए फिर अमर कोश के अनुसार निगम ऐसे व्यापारियों का संगठन था जो एक ही नगर में रहकर व्यापार करते थे, जो एक ही नगर में रहकर व्यापार करते थे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए गुप्त काल में इस काल तक रोमन व्यापार का पतन हो चुका था। अब डायरेक्ट यहाँ से वैदिक काल से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किसका पतन हुआ था, मतलब किस साम्राज्य का पतन हुआ था। ठीक है, रोमन व्यापार का पतन हुआ था, लेकिन दक्षिणी पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। अब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से वे गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार में वृद्धि हुई थी भारत का, तो चीन के साथ और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। ठीक है, ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत का, जबकि भृंगु कच्छ, ठीक है, भृंगु कच्छ हुआ, ताम्रलिप्ति हुआ पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। अब क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह था, तो ताम्रलिप्ति था, जबकि भारत का भड़ोच में कौन सा था, भृंगु कच्छ। ठीक है, आगे देखिए इसके अतिरिक्त चोल, घनसाला, कदूरा भी प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, चोल, घनसाला पर कदूरा। अब क्वेश्चन यहाँ से वैसे पूछ सकता है कि वैदिक काल कि गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह थे। अब क्वेश्चन में पहला घनसाला, दूसरा चोल, तीसरा कदूरा और चौथा इनमें सभी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। आगे देखिए इस काल में चीन से रेशम, ठीक है, देखिए अब कौन सा देश से क्या होता था, तो चीन से किया तो चीन से रेशम। ठीक है, चीन से किया तो चीन से रेशम था। आगे देखिए, और इथोपिया से क्या था, इथोपिया से हाथी का दांत था। ठीक है, इथोपिया से हाथी का दांत था। ठीक है, ईरान से क्या था, तो ईरान एवं बैक्टीरिया से घोड़े का याद किया जाता था। देखिए घोड़े मंगाए जाते थे, कहाँ से, ईरान और बैक्टीरिया से। चीन से क्या, तो चीन से रेशम, चीन से क्या था, रेशम था। इथोपिया से क्या था, इथोपिया से हाथी का दांत। और ईरान और बैक्टीरिया से क्या था, ईरान और बैक्टीरिया से घोड़े का आयात। ठीक है,